So hey guys, and welcome back to my YouTube channel, Shreya, where knowledge meets creativity. The main motive of this channel is to fuel minds and to frame dreams. So I'm here to help you out, and we are going to continue again with the second chapter of business studies, that is principles of management. In the previous video, we got to know about what is the meaning of principle, and we also covered the topic of features of principles of management with examples and mnemonics, and then we covered significance of principles of management. And today, I hope so that I will be able to cover I will be giving you a short introduction about Henry Fayol and the principles given by him. If we will be able to cover all the principles in this video, it's gonna be very good. But I'll try my level best to cover all the principles given by Henry Fayol in this video only. So before starting with the video, let's get started with our thought of the day. तो आज का हमारा thought of the day क्या है? The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. So just believe in yourself, in your dreams, work hard and just वो कहते हैं ना कि बस मेहनत करो और फल की चिंता मत करो. Don't worry about the fruit. Okay, so yeah, that is what this is said by Eleanor Roosevelt, that the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. So believe in the beauty of your dreams and in yourself. You one day you are going to achieve what you were sent for in this world. जो भी जिस चीज़ के लिए भी तुम्हें भगवान ने जिस उद्देश्य के साथ इस धरती पे भेजा होगा वो एक ना एक दिन तुम्हें मिल ही जाएगा. बस यू हैव टू वर्क हार्ड. और जो तुम्हारे लिए नहीं होगा वो तो तुम्हें डेफिनेटली नहीं मिलने वाला है, और जो तुम्हारे लिए होगा वो तुम्हें डेफिनेटली मिलेगा. बट वी हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम. टिल देन we have only one thing, just to believe in ourselves, in our God, in our what hard work we are doing, and just live the life as it is. So yeah, अब हमारा thought of the day पढ़ के थोड़ा motivation आया होगा, तो start करते हैं वीडियो से. Okay, so now let's understand about Henry Fayol. So Henry Fayol के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं. तो अगर हम लोग इनके बर्थ की बात करें तो 29 जुलाई 1841 में पैदा हुए थे और 19 नवंबर 1925 में इनकी डेथ हो गई थी. He was बॉर्न इन फ्रांस. तो ये पूछ सकते हैं कि वो बेसिकली ये नहीं पूछेगा कि वो कहाँ पैदा हुए थे, बट ये पूछ सकता है कि वो कौन से, जैसे यहाँ पर लिखा ना कि प्रोफेशन उनका माइनिंग इंजीनियर थे, तो वो पूछ सकता है कि वो फ्रेंच इंजीनियर थे या कहीं और का नाम देके कुछ और कंट्री से रिलेट करके वो पूछ सकता है. तो ये याद रखना, ही वॉज बॉर्न इन फ्रांस एंड बाय प्रोफेशन ही वॉज माइनिंग इंजीनियर. ये इंपॉर्टेंट है. और जब FW टेलर का आएगा तो उनके में भी इंपॉर्टेंट है. ये माइनिंग इंजीनियर वो किसी और प्रोफेशन में थे. राइटिंग की अगर बात करें तो इनकी बुक इन्होंने लिखी थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1949 में. ठीक है, ये पूछ सकता है मे बी वाइवा में या ऐसे. मेरे टाइम पे तो ये नहीं पूछा गया था कि उनकी कौन सी फेमस राइटिंग्स हैं, बट हु नोस उन लोग में क्या पूछ दे क्या ना पूछे. तो इंपॉर्टेंट है, एक बार ये देख लेना ध्यान में. बट अभी इनमें से अगर हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताएं वो है एक तो इनकी बर्थ की डेट, ये ज़्यादा पूछता है. और ये पूछ सकते हैं कि उनका प्रोफेशन क्या था और उनको किस नाम से जानते हैं. तो ही इज नोन एज दी फादर ऑफ मैनेजमेंट और फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट उनको कहते हैं. और कंट्रीब्यूशन उनका था कि उन्होंने 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए, जो कि अभी हम लोग आगे वीडियो में कवर करेंगे. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोकस उनका था ओवरऑल अचीवमेंट के ऊपर. और कंसर्न इफ यू टॉक अबाउट सो मैनेजमेंट एफिशिएंसी, उनको पूरे मैनेजमेंट की एफिशिएंसी से वो कंसर्न करते थे वो. सो ये था एक छोटा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उनके बारे में. मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है. ये उनका ये डेट कब वो पैदा हुए थे, उनका प्रोफेशन और वो उनका ही इज नोन एज व्हाट एंड कंट्रीब्यूशन. तो ये अभी आगे पढ़ोगे तो तुम लोग को समझ में आ ही जाएगा. और बाकी तो उतना कुछ है नहीं. बाकी ये जो फोकस और कंसर्न वाला है, तो ये जब डिफरेंस तुम लोग पढ़ोगे हेनरी फ्योल और FW टेलर के प्रिंसिपल्स में, तो उसमें ये दोनों लाइन्स जो है कवर हो जाएगी, तो उस पर उतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज डिविजन ऑफ वर्क. Okay, so as I said that we are going to start with the first principle of management given by Henry Fayol is that division of work. तो इसको समझते हैं. डिविजन ऑफ वर्क से हमें क्या समझ में आ रहा है? कोई काम है उसको डिवाइड कर देना, राइट? अब यहाँ पे क्या लिखा है? वर्क हैज़ टू बी डिवाइडेड अमंग स्पेशलिस्ट्स. ठीक, अब जैसे हमारे स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है, सपोज एनुअल फंक्शन ले लो या फिर एग्जीबिशन हो गया, तो उसमें क्या होता है कि टीचर्स वॉलंटियर्स को रखते हैं, राइट? वो अपना काम आसान करने के लिए और इवेंट को अच्छे से मैनेज करने के लिए वो स्टूडेंट्स को एज अ वॉलंटियर उनमें काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो जिस काम में बढ़िया है. अगर कोई डेकोरेशन के मामले में अच्छा होगा तो उसको वो चीज़ दी जाएगी. अगर कोई जो है गेस्ट्स को हैंडल करने में मैनेज करने में अच्छा है वो उस साइड उनको भेजा जाएगा. तो उस तरीके से इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं. अब यहाँ पे जैसे ये इतना मान लो सपोज उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, ठीक है. यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है ये वर्क है, ठीक. ये बहुत ज़्यादा है. जब पहले केस में फर्स्ट सिनेरियो में जब ये काम केवल इस आदमी के पास था, केवल इस इंसान के पास था, तो इसके लिए वो काम सरदर्द हो गया था, बेचारे का मुंह लटक गया, क्योंकि एक पर्सन के पास इतना बड़ा काम है, राइट? अब उसी काम को जब हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इन छोटे छोटे ब्लॉक्स में,
तो ये इंसान भी उस काम को अच्छे तरीके से कर पा रहा है और उसके ऊपर का जो लोड था, उसका जो सिर दर्द था, वो भी थोड़ा कम हो गया। कैसे? अब देखो, अब फॉर एग्जांपल इसको हम लोग अभी मॉडर्न ज़माने के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इंस्टा रील्स हो गई, अब यूट्यूब पे ही हम जैसे वीडियो डाल रहे हैं, राइट? तो अब हमको क्या है कि अब हमें अगर इनकेस मान लो ये तो पढ़ाने वाला वीडियो है, बट अगर कोई दूसरे वीडियोज़ हम बनाते हैं, सेल्फ हेल्प वाले वीडियोस बना रहे हैं, तो उसके लिए स्क्रिप्ट लिखना, फिर उसके बाद मतलब कंटेंट राइटिंग करना, एडिटिंग करना, उसमें भी टाइटल टैग्स लगाना और फिर उसके बाद उसको अपलोड करना, राइट? और उसमें भी हमको टेलीग्राम चैनल और मान लो इनकेस इंस्टाग्राम भी हम अपना बनाते हैं तो वो मेरा वर्कलोड बढ़ जाता है, राइट? तो हम इस इंसान की तरफ हो जाएंगे और मेरे पास इतने सारे काम होंगे तो मेरा हेडेक बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम अपने इसी काम को डिवाइड कर दें कि कोई मेरा कंटेंट लिख दे, बस मुझे वो स्क्रिप्ट पढ़नी होगी और उस हिसाब से मुझे बोलना होगा वीडियो में, कोई एडिटिंग का काम कर दे कि हम बस वीडियो बना दें कैमरा के आगे बैठ के और कोई एडिट कर दे, तीसरा कोई इंसान जो मेरे टाइटल अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिख पाए, मेरी पोस्ट्स डाल पाए, मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, बाकी सोशल मीडिया उसको देख पाए, हैंडल्स को, और लास्ट अपलोडिंग का काम, उसमें भी काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, वो उसके लिए भी एक अच्छा जो है इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो जब ये सारी सुविधाएं, इतने लोग होंगे, मेरा काम जब इतने लोगों में बढ़ जाएगा तो वो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो ये एक हम छोटा सा एग्जांपल जो है सोच के रखे थे कि ये समझ में आएगा। सपोज अब इंस्टाग्राम पे रील ही पोस्ट करनी है, राइट? तो उसमें कोई एक कैमरामैन होगा कि अगर जैसे ट्रैवलिंग का है या कहीं डांस का ही है तो वो रील को कोई शूट करने वाला एक कैमरा वाला होगा, फिर उसके बाद उसमें जो एडिटिंग होगी उसके लिए एक अलग आदमी होगा, फिर उसके बाद उसमें क्या ट्रेंडिंग कैप्शंस हैं, टाइटल्स एंड टैग्स हैं, उसके लिए कोई और आदमी रहेगा, और चौथी चीज़ जो मेरे एनालिटिक्स या मेरे जो इंस्टाग्राम या यूट्यूब को के जो भी ऑडियंस है उनको क्या पसंद है, किस टाइप के कंटेंट पसंद है, तो वो लेटेस्ट या एआई ऐसा ये चीज़ यूज़ करके मेरे कंटेंट को और अच्छा प्रेजेंट कर पाए। तो इस तरीके से अगर मेरा काम बढ़ जा रहा है तो वो काम मेरे लिए आसान हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें कि हर एक प्रिंसिपल का हम लोग पॉजिटिव और एक नेगेटिव इफेक्ट देखेंगे, तो सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें पहला पॉइंट है लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। अच्छा, अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो हम लोग काम को ऐसे ही नहीं डिवाइड कर देंगे कि हम किसी को ये काम दे दिए, ये काम दे दिए, नहीं, उसके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। अगर मैं मतलब मेरे ऊपर कोई बड़ा है जिसके अंडर में हम काम कर रहे हैं, तो अगर हम कंटेंट राइटिंग में अच्छे होंगे तो मुझे वो वाला काम दिया जाएगा, अगर हम एडिटिंग में अच्छे होंगे तो मुझे वो एडिटिंग वाला काम दिया जाएगा, या अगर हम थोड़ा क्रिएटिव साइड मेरा अगर ज़्यादा अच्छा होगा तो वो टाइटल टैग्स और कमेंट्स की रिप्लाईज किस तरीके से करें, बाकी सोशल मीडिया हैंडल को कैसे जो है मैनेज करना, तो जिस चीज़ में हम स्पेशलाइजेशन होगी मेरी, उस हिसाब से मुझे काम मिलेगा। तो वैसे ही कंपनी में या मे बी किसी फैक्ट्री में काम तभी डिवाइड किया जाता है जो मतलब उसी को दिया जाता है वो काम अगर वो उसमें स्पेशलाइजेशन हो। अब जैसे कि जो सेल्स में ज़्यादा अच्छा होगा, उसको मार्केटिंग की टैक्टिक्स स्ट्रैटेजीज पता होंगी, तो वो ज़्यादा अच्छे से उस एरिया को हैंडल कर पाएगा। तो जिसकी जहाँ पे जो उसकी एबिलिटी है, जो उसकी अच्छाई है या जो उसकी स्किल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग उस काम को डिवाइड करना होता है। ये मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई इट इज रिटन दैट वर्क हैज़ टू बी डिवाइडेड अमंग स्पेशलिस्ट्स, मतलब जो स्पेशलाइज होंगे उस फील्ड में उन्हीं को वो वर्क दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आएगी, मतलब वो काम और अच्छे तरीके से हो पाएगा। ये कहने का मतलब है इस पॉइंट का। आई होप सो कि अगर ये पूछता है 3 मार्कर में या उससे ज़्यादा का, तो आप इसके अंदर की स्टोरी आप खुद से बना के लिख सकते हो, बिकॉज मेन क्या मैटर करता है इज योर कीवर्ड। आप ये लिख सकते हो, लीड्स टू स्पेशलाइजेशन हाउ, so you can write in division of work, it is the principle in which work has to be divided among specialists so that efficiency can be gained and work can be like the output, वो output हमें बढ़िया मिले, राइट? उसके ऊपर फिर दूसरा कि एफिशिएंसी बढ़ती है, राइट? और इसमें क्या होगा कि प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। देखो, एफिशिएंसी, काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी। मान लो कि मेरे ऊपर अगर इतना वर्कलोड है तो हम उसको क्या पता 7 डेज में कंप्लीट करते हैं, 1 हफ्ते में लग जाता हमको उसको कंप्लीट करने में, बट अगर और उसके साथ सर दर्द अलग रहता, मेरा मुंह अलग लटका रहता। लेकिन जब मेरा काम डिवाइड हो जा रहा है तो हम इजीली वीडियो को अपलोड कर सकेंगे। जो हम 1 हफ्ते में वीडियो डालते थे, अगर हम अपने काम को डिवाइड कर दें तो वो काम जल्दी जल्दी हो जाएगा, वो हेडेक अलग अलग लोगों में जो है डिवाइड हो जाएगा, तो उससे मेरा काम ईजिली हो जाएगी, मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो क्या पता हम अपना प्रोडक्ट 4 दिन में ही डिलीवर कर दें, राइट? ये केवल कंटेंट क्रिएशन में ही, हर जगह ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखती है, हर चीज़ ये हर जगह ये एप्लीकेबल है, डिविजन ऑफ वर्क। लास्ट में आता है प्रोडक्शन इंक्रीज करने में भी हेल्प करती है। मान लो कि एक अकेले इंसान जो है 1 हफ्ते में एक ही वीडियो अपलोड कर पा रहा है। अब जब मेरा काम जो है आसान हो गया कि अगर हम 4 दिन में ही एक लॉन्ग वीडियो अपलोड कर सकते हैं और बाकी जो मेरे पास हफ्ते में 3 दिन बच रहे हैं उसमें हम 2 शॉर्ट्स में भी डिलीवर कर पाएँ, राइट? तो इससे क्या हो सकता है कि 1 हफ्ते में जो एक वीडियो पड़ रही थी उससे ज़्यादा ये अच्छा है कि हम 1 हफ्ते में एक लॉन्ग वीडियो और 2 शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो उससे मेरी ऑडियंस भी जो है मुझसे कनेक्टेड रहेगी। तो ये था इसका पॉजिटिव इफेक्ट। और इफ़ यू टॉक अबाउट द नेगेटिव इफेक्ट हमें ये नहीं, जब हम लोग वॉयलेट करेंगे उस प्रिंसिपल को, यानी कि जब हम लोग डिवीजन ऑफ वर्क नहीं करते हैं अपने मैनेजमेंट में, अपनी कंपनी में,
तो क्या असर हमें देखने को, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज वी विल बी फेसिंग दैट। सो लैक ऑफ एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन, क्योंकि जो उस काम में माहिर हो, क्योंकि हम एक अकेले इंसान के पास वो सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता आज के टाइम पे, राइट। हम एडिटिंग भी कर लें, हम कंटेंट राइटिंग भी अच्छे तरीके से कर लें, मेरा क्रिएटिव साइड भी बहुत अच्छा हो, हम हर चीज़ में स्पेशलाइज नहीं हो सकते। बहुत होगा एक दो चीज़ में हम माहिर होंगे, एक दो चीज़ में हम स्पेशलाइज होंगे। तो अगर हम अपने काम को नहीं बांटेंगे तो उससे क्या होगा, मेरी एफिशिएंसी भी जो है घट जाएगी और स्पेशलाइजेशन तो होगी ही नहीं, क्योंकि मे बी हम कंटेंट राइटिंग में अच्छे हों बट एडिटिंग में अच्छे ना हो, राइट। अब दूसरा जो है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। तो डिविजन ऑफ वर्क से डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कैसे हो सकता है। मान लो कि एक कंपनी है जिसमें 10 लोग काम कर रहे हैं, अब उसमें एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का जो है मतलब वो इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी है और उनको एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने का काम मिला है। अब अगर उन्हें नहीं पता होगा, अगर हम कैटेगराइज ना करें कि किसका क्या काम है, उन 10 लोगों में उस काम को नहीं डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं ना। जैसे मान लो कि डेकोरेशन के लिए जो फ्लावर्स मंगाने होंगे, आर्टिफिशियल फ्लावर्स या नेचुरल फ्लावर्स ही मंगाना होगा, तो मान लो कि किसी एक ने अभी बुकिंग कर दी, लेकिन अगर दूसरे को नहीं पता होगा तो वो दूसरा जो उन 10 लोग जो काम करने वाले हैं उनमें से कोई एक और भी अगर बुकिंग कर देगा तो यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो गया, राइट। तो अगर वर्क डिवाइडेड होगा तो इंसान रिलैक्स होकर अपने काम को कर सकता है कि अच्छा बुकिंग का काम तो उसका है, मेरा काम तो बाकी चीज़ों को मैनेज करना, अरेंज करना, या फिर लाइटिंग्स का है, किसी का काम लाइटिंग्स का होगा, किसी का अरेंजमेंट जो भी वो चाहिए, क्या कहते हैं उसको, प्रॉप्स वगैरह सजाने के लिए उसको मैनेज करना किसी और का काम है। तो अगर इस तरीके से डिवाइड रहेगा वर्क तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, मतलब कोई एक इंसान दूसरे का भी काम नहीं करेगा, अगर ये चीज़ पहले से पता होगी किसका क्या काम है। लास्ट पॉइंट क्या है, वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड लेबर। तो इस सेकंड पॉइंट से समझ में आ रहा होगा। अब मान लो कि मैंने भी फ्लावर की बुकिंग कर दी, मेरे बाद एक और जो इंसान है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग आदित्य, ठीक, एग्जाम्पल में आदित्य ले लेते हैं। तो आदित्य ने भी जो है मेरे जगह पे, उसको पता नहीं था कि मैंने ऑलरेडी बुकिंग कर दी और उसने भी बुकिंग कर दी फ्लावर्स की। तो इससे क्या होगा, तो हमारे पास एक्स्ट्रा सामान आ गया, राइट। और एक्स्ट्रा सामान मंगाने से उसका क्या होगा, केवल और केवल वेस्टेज होगा, राइट। और सेम मान लो लेबर कोई लेकर हो गया, राइट। हमें चाहिए थे 10 लेबर, हमें किसी कंस्ट्रक्शन वर्क कहीं करना था कुछ, या फिर कोई और काम भी कहीं हमें लेबर्स की जरूरत थी, मैंने भी कुछ लेबर्स हायर कर लिए जितने चाहिए थे, मान लो 10 या 5 लेबर्स चाहिए, और किसी दूसरे ने भी मान लो समृद्धि ने, कोई दूसरी लड़की है, उसने कुछ और लेबर्स रख लिए, तो वहाँ पे क्या होगा, वेस्टेज होगा। इससे मेरा ही नुकसान होगा क्योंकि हमको ज़्यादा फिर उन्हें वेजेस देने पड़ेंगे अगर हम लोग ज़्यादा लोग को रखते हैं। तो डिवीजन ऑफ वर्क का यही मतलब था, सिंपल सा, वर्क हैज़ टू डिवाइडेड अमंग स्पेशलिस्ट। और ये डायग्राम्स में समझाने की कोशिश की, ये कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जब हम लोग उस प्रिंसिपल को वॉयलेट करते हैं। दीज आर सम कॉन्सिक्वेंसेज। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, सो अभी तक हमने डिवीजन ऑफ वर्क को समझ लिया, अब बाकी आगे के प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो दूसरा वाला है वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। अथॉरिटी मतलब पावर्स होती हैं, किसी के पास पावर्स। अब जैसे हम लोग अपने स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, हमारे स्कूल में अथॉरिटी सबसे ज़्यादा किसके पास होती है, प्रिंसिपल के पास होती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर हम लोग मतलब समझें तो इसका मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क ऑन टाइम। मतलब कि जैसे मान लो प्रिंसिपल ने कोई डिसीजन लिया, राइट, कोई एक्शन लिया अपनी पावर्स को यूज़ करके, और टीचर्स को बोला कि मुझे ये काम अगले दिन तक करके दो। मतलब मुझे तुम बेसिकली वो नहीं, रजिस्टर होता है जिसमें टीचर्स मेंटेन करते हैं कि वो अपना मतलब वो स्टडी प्लान कहते हैं या जो भी उसको कहते हैं, उसमें वो लोग प्लान बना के रखते हैं कि वो लोग कौन से मंथ में क्या कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, और उसको मतलब जो भी चीज़ें पढ़ाते हैं वो उसके बारे में लिखते हैं। क्योंकि मेरी मम्मी जो है टीचर है तो मुझे पता है इस बारे में। तो अगर हम लोग बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो मान लो कि प्रिंसिपल ने टीचर्स को ये जो है दिया कि तुम मुझे वो रजिस्टर कंप्लीट करके कल दिखाओ, तो वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि प्रिंसिपल के बोलने पे हमें ये काम कल करके देना है। तो ये एक ऑब्लिगेशन होता है कि अगर मुझसे जो बड़े हैं ऑफिशियल, जो हायर है मुझसे ऑफिसर्स, या ऊपर में हैं हमसे बड़े हैं जिनके अंडर हम काम कर रहे हैं, अगर वो मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो वो मेरी ऑब्लिगेशन होगी, वो मुझे करना ही होगा। तो अब इसमें समझते हैं कि देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। अथॉरिटी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ए, पावर टू टेक डिसीजन, ये होता है। तो जो भी स्कूल में डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है, प्रिंसिपल लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल प्रिंसिपल्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इट इज द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म जॉब असाइंड ऑन टाइम। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स, जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको टाइम पे करना, या टाइम पे कॉपी चेकिंग करना। फिर बोथ मस्ट बी बैलेंस्ड। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का इक्वल बैलेंस होना चाहिए। अगर मान लो किसी के पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं पर काम कम, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कम, तो वो पावर का मिसयूज़ कर सकता है। या फिर अगर उसके पास पावर्स कम है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा, तो वो ओवरबर्डन हो जाएगा क्योंकि काम ज़्यादा है, लेकिन अगर उसको पावर्स का अपना यूज़ करना हो तो वो नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद वाले पॉइंट में लिखा है कि अथॉरिटी मस्ट कमेंसरेट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो तो साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, या अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो साथ साथ अथॉरिटी भी दो।
Imbalance between authority and responsibility leads to inefficiency and delay in completion of work. तो अगर हम लोग इन दोनों के बीच में जो है बैलेंस नहीं मेंटेन करके रखते हैं तो उससे क्या होगा, इनएफिशिएंसी होगी और डिले इन वर्क होगा। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स समझते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखो एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो सारे प्रिंसिपल्स में तुम्हें देखने को मिलेगी उसके पॉजिटिव इफेक्ट में, वो है एफिशिएंसी। हर चीज़ में अगर भूल जाओ, मान लो अगर एग्जाम में तुम्हें पॉजिटिव इफेक्ट्स लिखे हैं, अगर केवल 2 याद आ रहा है, तीसरा नहीं याद आ रहा है, तो उसमें एक पॉइंट तो श्योर शॉट है, ये एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो ये ज़रूर लिखना तुम लोग, ठीक है। तो अथॉरिटी इसमें अगर इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करें तो एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीज होती है अगर उन्हें पावर मिलती है। तो जैसे मान लो कि अगर उन्हें डिसीजन लेना है तो उनको बार बार अपने से सीनियर के पास जाके नहीं पूछना होगा। अगर उनके पास वो डिसीजन मेकिंग की थोड़ी सी अथॉरिटी होगी तो उनका टाइम बचेगा। तो एफिशिएंसी इंप्लॉइज की यहाँ पे बचती है। दूसरा पॉइंट है नो मिसयूज ऑफ पावर। अगर अथॉरिटी दी गई है किसी सबॉर्डिनेट को, अच्छा सुपीरियर सबॉर्डिनेट समझते हैं। सुपीरियर मतलब कि मैनेजर हो गया जो बड़ा होता है, और जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उस सुपीरियर के अंडर काम करने वाले लोगों को सबॉर्डिनेट कहते हैं। जैसे मान लो कि हम मैनेजर हैं तो हम सुपीरियर हो जाएंगे, और मेरे अंडर अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो वो सबॉर्डिनेट्स हो जाएंगे। सो आई होप इट्स क्लियर। तो जो एम्प्लॉइज होंगे जो मैनेजर्स के अंडर में काम कर रहे हैं उनको सबॉर्डिनेट कहते हैं, ठीक, और मैनेजर को सुपीरियर कहेंगे। तो इसमें बोला है कि अगर मान लो कि सबॉर्डिनेट को हम लोग पावर देते हैं तो अगर उसके साथ हम लोग इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देंगे तो वो अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर पाएगा, ठीक। लास्ट पॉइंट क्या है पॉजिटिव इफेक्ट में, कि हेल्प्स टू मीट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन टाइम। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर इक्वल बैलेंस होगा तो उससे क्या होगा, अथॉरिटी रहेगी तो टाइम पे चीज़ें हो पाएंगी। वरना अगर उसको एक एक डिसीजन के लिए, एक एक काम के लिए अगर अपनी सुपीरियर से, अपने सीनियर से जाके बार बार पूछना होगा तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा और एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। तो ये आई होप से क्लियर है। अब नेगेटिव इफेक्ट समझते हैं। नेगेटिव इफेक्ट में पहला पॉइंट है मिसयूज ऑफ पावर। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई, केवल पावर्स दे दिया तो उसका वो मिसयूज जरूर करेगा। दूसरा क्या है, ओवर बर्डन विद वर्क ड्यू टू एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर पावर नहीं दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ तले वो इंसान दब के या तो नौकरी छोड़ देगा या तो डिप्रेशन में चला जाएगा। लास्ट पॉइंट है डिले इन कंप्लीशन ऑफ वर्क। तो अगर ये वाला अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो काम के कंप्लीट होने में काफ़ी देरी आ सकती है। अथॉरिटी के पर्सपेक्टिव से सोचो तो अभी मैंने बताया कि बार बार सीनियर के पास जाके परमिशन लेनी होगी, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी तो भी भाई अगर मेरे को तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं दोगे कि मुझे इतना प्रोडक्शन करना है, तब तक हम प्रोडक्शन करेंगे नहीं करेंगे। जब तक मुझे अपने जो भी सुपीरियर है उनसे ऑर्डर ना मिले तो उससे क्या होगा कि अगर मान लो कि हमें 100 यूनिट्स ऑफ कोई एक्स कमोडिटी प्रोड्यूस करनी थी, बाकी 9 लोगों को जो है ऑर्डर दिया गया कि तुम्हें भाई 10-10 इस यूनिट प्रोड्यूस करना है। अगर मुझे ऑर्डर ही नहीं मिला, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं दी गई वो 10 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, तो क्या वो 100 यूनिट का जो ऑर्डर था वो कंप्लीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सो आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट समझते हैं जो थर्ड वाला है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हमें पता है चाहे कोई भी स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, हर जगह डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम लोग बात करें इसकी मतलब की तो वो होता है ओबीडियंस टू रूल्स। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका पालन करना, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे पढ़े तो फॉलोड विद इन द स्कोप ऑफ एम्प्लॉइज अग्रीमेंट। तो डिसिप्लिन जो है वो एम्प्लॉइज के अग्रीमेंट के विद इन, उस स्कोप के अंडर में उसको फॉलो करना होता है हर एक एम्प्लॉय को। इसेंशियल फॉर एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर डेफिशिएंसी बोलने जा रहे थे, सॉरी, अगर डिसिप्लिन कहीं भी ना रहे, चाहे आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं, राइट। अब अगर आप अपने हेल्थ के लिए डिसिप्लिन नहीं हो या अपने काम के प्रति डिसिप्लिन नहीं हो आप, तो आपकी चीज़ें फिर डिले होंगी और फिर बाद में क्या होगा कि एक बहुत सारा काम का एक बैगेज आपके पास इकट्ठा हो जाएगा लास्ट में। तो इसलिए कहते हैं कि डेली का काम डेली करना चाहिए एक डिसिप्लिन में रहकर, ठीक है। तो यही है एफिशिएंसी के ऑर्गेनाइजेशन में, एफिशिएंसी के लिए डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट है इनबिल्ट सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। कि अगर कोई इंसान डिसिप्लिन में रहकर कोई काम कर रहा है तो हम उसे रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, या अगर नहीं कर रहा है तो हम लोग उसको पनिश कर सकते हैं, ठीक। उसकी मे बी सैलरी में से काट के, राइट। फिर उसके बाद पॉजिटिव इफेक्ट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट कि एफिशिएंसी बढ़ती है। देखो हर जगह ये कॉमन है, एफिशिएंसी बढ़ना ही बढ़ना है। दूसरा पॉइंट है सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर डिसिप्लिन रहेगा तो एक सिस्टमैटिक तरीके से काम होता है, ठीक है। और अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो ना आप टाइम पर होमवर्क कंप्लीट कर पाओगे, ना आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। बाकी मॉक्स और टेस्ट पेपर्स वगैरह तो छोड़ ही दो। नेगेटिव इफेक्ट्स की बात करते हैं तो इसमें क्या है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो बेसिकली आपके पास जो भी रिसोर्सेज होंगे तो वो तो वेस्ट जाएंगे ना, क्योंकि आप पहले तो आलसी हो, ठीक है, आप टाइम पे कोई चीज़ कर नहीं रहे हो, तो वो रिसोर्सेज जो आपके पास पड़े होंगे वो वेस्ट ही जाएंगे, राइट। दूसरा है डिले इन कंप्लीशन ऑफ वर्क। अगर आप डिसिप्लिन नहीं होगे, वही सेम पॉइंट है, बार बार रिपीट करना पड़ रहा है कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं होगे अपने काम को लेकर, आप काम कर ही नहीं रहे हो, राइट, तो टाइम पे चीज़ें नहीं होंगी तो डिले होगा, राइट। लास्ट पॉइंट है डिसऑर्डर, क्योस एंड कन्फ्यूजन होगा। तो ये तो होना ही होना है। जब काम सही टाइम पे नहीं कंप्लीट करोगे, जब रिसोर्सेज वेस्ट करोगे तो क्योस ही होगा, कन्फ्यूजन ही होगा एट दी एंड, ठीक है। फिर उसके बाद
सो अब लास्ट वाला हम लोग समझते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। देखो ऐसे तो हम जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो हम शेयर कर देते हैं, मतलब ब्लैक इस पे व्हाइट बोर्ड पे हम लिख देते हैं, और जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं उसमें भी दे देते हैं, तो उसमें तुम लोग को मतलब ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, जब भी हम चैप्टर समझा दे रहे हैं तो उसके बाद एक बार तो मतलब जैसे मैंने अपने वीडियोस बनाए थे जो सेल्फ हेल्प के लिए, तो उसमें जिसमें हम बताया कि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ने के लिए। वो बाइबल है, वो भगवद गीता है, जो भी तुम उसे मानते हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो भी थ्योरी सब्जेक्ट के लिए और इवन बीएसटी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मेरे एक बार वीडियो देखने से सब तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए नहीं बैठ जाएगा जब तक तुम उसको बार बार रिवाइज नहीं करो। तो बीच बीच में मतलब ये वीडियो लेक्चर जब देख लो तो उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग करो अच्छे से थरली, और फिर बाद में एग्जाम जब भी या बीच बीच में टेस्ट होंगे तो उसके पहले भी एनसीईआरटी ज़रूर रीड करना, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं लास्ट वाला जो है यूनिटी ऑफ कमांड। देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। ये पूछता है कि कौन से प्रिंसिपल में ये कहा जाता है कि देयर शुड बी वन एम्प्लॉय एंड वन बॉस। इस प्रिंसिपल का ये मतलब होता है कि एक एम्प्लॉय होना चाहिए और उसका एक ही बॉस होना चाहिए। अगर किसी मान लो कि हम एक एम्प्लॉय हैं और अगर मतलब मेरे ऊपर दो मेरे सुपीरियर हैं, राइट, मेरे दो बॉस हैं, तो अब हम किसका किसका कहाँ मानेंगे। एक बोल रहा है कि इस काम को तुम जो है पहले खत्म करो, दूसरा बॉस कह रहे नहीं इस काम को मत करो, पहले मेरे काम को करो। तो इसमें क्या होगा, एम्प्लॉय बेचारा फंस जाए कि भाई मैं इसकी सुनूं कि इसकी सुनूं, या फिर मेरी नौकरी, क्योंकि अगर वो किसी का नहीं सुनेगा तो वो अपनी नौकरी गंवा बैठेगा, राइट। तो ये कहता है यूनिटी ऑफ कमांड कि कमांड करने के लिए केवल एक बॉस होना चाहिए एक एम्प्लॉय का, ठीक है, दो या उससे ज़्यादा बॉस नहीं होने चाहिए कंपनी में। डुअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड। O/W का मतलब है अदरवाइज इट विल रिजल्ट इन कंफ्यूजन या chaos। वही बात कह रहा है कि अगर एक से ज़्यादा बॉस होंगे, दैट इज डुअल सबऑर्डिनेशन अगर होगा तो वो मतलब उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। मतलब अगर एक से ज़्यादा जो है सुपीरियर रहते हैं, एक से ज़्यादा बॉस हैं अगर किसी एम्प्लॉय के, तो वही होगा chaos होगा, कंफ्यूजन होगा, एम्प्लॉय समझ नहीं पाएगा कि मैं किसकी बात मानूँ, किसका काम पहले करूँ, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिजेंबल्स मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। पूछ सकता है कौन सा प्रिंसिपल में ये मिलिट्री रिजेंबल करता है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना, स्टार मार्क कर लेना है, ये पॉइंट्स सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, इसके तो नो कन्फ्यूजन। अगर बेसिकली अगर यूनिटी ऑफ कमांड रहेगा, ये प्रिंसिपल फॉलो होता है, और अगर सारे मतलब सारे एम्प्लॉइज़ के अगर एक ही बॉस है तो उससे क्या होगा, उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, उससे कोई क्योस नहीं होगा, राइट। दूसरा पॉइंट क्या है, स्मूथ फंक्शनिंग होगी। किसी एक का ही कहा उसको मानना पड़ेगा, एक ही बॉस का, तो फंक्शनिंग भी सही से होगी। नहीं तो सर क्या होगा कि मान लो दो बॉस अगर ऑर्डर दे रहे हैं तो इसका काम 50% किया, दूसरे बॉस का काम 50% किया, तो किसी का काम लास्ट में 100% नहीं कर रहा है, आधा ही अधूरा कर रहा है, तो फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, ये पॉइंट मतलब एकदम वो क्या कहते हैं उसको, मतलब हर जगह एप्लीकेबल है। एफिशिएंसी बस बढ़ा दो, हर प्रिंसिपल से एफिशिएंसी बढ़ती है, तो ये कॉमन है। नो ईगो क्लैशेस होंगे, ईगो क्लैशेस नहीं होंगे, क्योंकि अगर मान लो दो बॉस रहेंगे और अगर मान लो एक बॉस ए है एक बॉस बी है और हम एम्प्लॉय हैं, अगर हम मान लो कि सबसे पहले ए बॉस का कहा मान लेते हैं, वो जो काम दिए उनका काम पहले कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो दूसरा बॉस है यानी बॉस बी जो है, राइट, उसको लगेगा कि ये मेरा काम क्यों नहीं किया इसने पहले, उसका ईगो हर्ट हो जाएगा बॉस बी का, राइट। और अगर मैंने पहले बॉस बी का काम कर दिया उनके कहने पे और बॉस ए को इग्नोर कर दिया तो इनका ईगो क्लैश हो जाएगा। तो ईगो क्लैश ना हो इसलिए डुअल सबऑर्डिनेशन को अवॉइड करना चाहिए। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में 5 पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं उसको। जैसे कि पहला पॉइंट है कंफ्यूजन, एम्प्लॉइज को होता है, मैंने बता ही दिया, दो बॉस रहेंगे तो बेचारा किसकी किसकी सुने। दूसरा ईगो क्लैशेस होंगे, अभी लास्ट पॉइंट में मैंने समझाया कि दोनों के ईगो क्लैशेस होंगे, तो एक बॉस रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। ईगो क्लैशेस अमंग सुपीरियर्स। थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं, चांसेस हैं कि एम्प्लॉइज टू स्केप फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉय के पास चांस है, मान लो बॉस ए है बॉस बी है और हम एक एम्प्लॉय हैं, तो अगर दोनों मुझे काम बोल रहे हैं तो हम इस अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम भाग सकते हैं, ये बोल के कि अरे मेरे तो दो बॉस हैं, मैं किसका किसका काम करूँ और किसका पहले करूँ, राइट। तो वो ये चीज़ बोल के अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच सकता है। तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट है इसका पालन ना करना, राइट। फिर यहाँ पे देखें, ऑर्डर इज डिस्टर्ब एंड स्टेबिलिटी इज थ्रेटेंड। मतलब स्टेबिलिटी जो है नहीं रहती और जो है ऑर्डर जो होता है किसी चीज़ को करने का फंक्शनिंग खराब हो जाती है, राइट। लास्ट पॉइंट है डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। तो जब भाई डिसऑर्डर है, क्योस है, कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं जब दो सुपीरियर के बीच में, तो क्या लगता है डिसिप्लिन रह पाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं रह पाएगा। तो ये बेसिकली 4 से 5 जो है नेगेटिव इफेक्ट्स थे यूनिटी ऑफ कमांड के। आई होप ये सारे जो है प्रिंसिपल्स तुम लोग को समझ में आए होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स। ओके, सो हमने लास्ट वाला जो है यूनिटी ऑफ हमने ये वाला कवर किया था, कहाँ गया, यूनिटी ऑफ कमांड वाला हमने लास्ट में कवर किया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 5th वाला, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब इसको समझते हैं।
यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, इसको समझने से पहले हम सोच रहे हैं कि हम ये बता दें जो ये यूनिटी ऑफ कमांड था इसको एक बार डायग्राम से, जैसे मान लो ये बॉस 1 है, बॉस 2 है और ये एक एम्प्लॉई है, और अगर इन दोनों का ही प्रेशर इसके ऊपर आएगा, दोनों के काम इसको अगर मानने पड़ेंगे, दो बॉसेस अगर रहेंगे तो इससे डुअल सबऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होगी, डिसऑर्डर होगा और जो है बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट और क्योस होगा। तो ये डायग्राम के थ्रू हम ऐसे तुम लोग समझा सकते हो अपने आंसर शीट में लिख के ऐसे। अब अगर हम लोग समझें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, यूनिटी मतलब एकता और डायरेक्शन मतलब किसी एक डायरेक्शन में, राइट। मतलब कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं उनको एक डायरेक्शन में लेके जाना, सो दैट हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर पाएँ, जिसको हम लोग प्रॉफिट मेकिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे जो हम लोग यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ रहे थे उसमें था 1 हेड 1 बॉस, सॉरी 1 एम्प्लॉय 1 बॉस था, सॉरी मैंने मिक्स कर दिया कुछ चीज़ों को। उसमें था यूनिटी ऑफ कमांड में कि 1 एम्प्लॉय 1 बॉस होना चाहिए, एक एम्प्लॉय का एक बॉस। अगर हम लोग बात करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की तो इसमें 1 हेड 1 प्लान, मतलब एक प्लान होना चाहिए और उसका एक हेड होना चाहिए, वो उसी प्लान को सारे एम्प्लॉयज़ जो है फॉलो करेंगे, सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल्स। वर्किंग फॉर सेम गोल रिजल्ट्स इन यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन। अगर हमारा वो एक मीम निकला था ना, हम सबका मकसद एक छीन, वो था छीन टपाक टम टम, पता नहीं सही से बोला कि नहीं बोला, बट ये मीम निकला था, राइट। तो अगर सेम गोल है, हमारा मकसद एक है, तो हम लोग यूनिटी और कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, एक साइड यूनाइट करके एक साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। ये वाला प्रिंसिपल कहता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगर हम लोग इसके पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें तो पॉजिटिव क्या होता है कि फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि भाई जब एक ही हमारा काम है, एक ही हमारा लक्ष्य है, एक ही हमारा मकसद है, तो क्यों ना कोऑर्डिनेट करके चला जाए ताकि हम जल्दी भी अपने गोल को अचीव कर पाएँ और टाइमली अचीव कर पाएँ अपने गोल को। दूसरा हम लोग कहेंगे इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। इसमें जब आप एक डायरेक्शन में बढ़ोगे आपको, तो आपके एक्शंस भी तो यूनाइट होंगे, आप अपने सारे एफर्ट्स को एक साइड, एक डायरेक्शन दे दोगे, सो दैट आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओ, राइट। और लास्ट वाला है एम्फेसिस ऑन कॉमन गोल एंड हेल्प्स टू अचीव देम। कॉमन गोल प्रॉफिट मेकिंग और उसको अचीव कर पाएँ, ये होता है, ठीक। नेगेटिव अगर हम लोग बात करें तो सब जो इससे पहले हमने पढ़ा था उसमें सब में एफिशिएंसी बढ़ रही थी, इसमें अगर हम लोग इसको नहीं फॉलो करते हैं तो एफिशिएंसी हमारी घट जाएगी, राइट। इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम जो यहाँ पे बना हुआ है। मान लो ये जो क्लाउड है ये हमारा गोल है, ठीक, यानी प्रॉफिट मेकिंग हमारा गोल है। अब ये जो एरो है इसमें देखो कोई ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई नीचे की तरफ जा रहा है, कोई राइट साइड, कोई लेफ्ट साइड जा रहा है, तो ये कोई एक डायरेक्शन में लोग नहीं मूव कर रहे हैं, राइट। अगर हम लोग इसको ऐसे समझें, अगर हम लोग इसको ऐसे इरेज कर दें इस एरो को, अगर इनकेस नहीं सही तरीके से दिख रहा है, और ऐसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अब आई गेस विजिबल होगा, ये ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, ये एरो नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, ये एम्प्लॉय इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये एम्प्लॉय इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये एम्प्लॉय उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, तो सब अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, यूनिटी नहीं है एक्शंस में ना ही डायरेक्शंस में, तो इससे क्या होगा, गोल अचीव नहीं हो पाएगा, होगा अचीव नहीं हो पाएगा। और इस एरो में अगर देखो, अगर हम इसको भी ऐसे इरेज कर देते हैं तो आई होप सो कि ज़्यादा अच्छे से विजिबल होगा, तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सब एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर हम लोग इसको पूरा ऐसे इरेज कर दें और अब समझने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उस समय एरो आई गेस विजिबल नहीं हो रहा होगा कैमरा में। इन केस इस केस में कोई ऊपर के डायरेक्शन में, कोई नीचे के डायरेक्शन में, कोई इसमें, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे अगर मूव कर रहा है तो हमें हमारा गोल नहीं अचीव हो पाएगा। बट अगर सब एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गोल अचीव हो पाएगा। एक डायरेक्शन में काम कर रहे हो ना, एक डायरेक्शन गोल सेट है, प्रॉफिट हमें अचीव करना है, तो एक डायरेक्शन में काम करेंगे। हमने जो फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ा था उसमें भी हम लोग जो है ये समझे थे कि मैनेजर्स जो होते हैं वो एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को एक डायरेक्शन देते हैं, एक दिशा देते हैं, क्योंकि जब तक आपका गोल नहीं सेट होता है, जब तक आपको एक डायरेक्शन नहीं मिलती है, तो आप अपने एंड रिजल्ट पे, दैट इज ऑब्जेक्टिव, उसके ऊपर नहीं पहुँच पाते हो, राइट, वो आप हासिल नहीं कर पाओगे। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं 6th वाले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, जो कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसमें समझाने से पहले हम ऐसे वर्बली बता के ऐसे समझाते हैं। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि हमें सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन के काम को सबसे पहले रखना चाहिए, फिर हम लोग को अपने पर्सनल मोटिव को बाद में रखना चाहिए। अब जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल कि हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, राइट, और अगर उस दिन मेरे फैमिली में कोई फंक्शन है और मुझे उस दिन ये काम भी मिला है मेरे बॉस से कि मुझे ये फाइल, ये पीपीटी तैयार करके उनको देनी है, तो मेरा पहला दायित्व कह दो या मेरा पहला ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी
कि मुझे पहले ऑफिस का काम कंप्लीट करना होगा, पहले मुझे वो पीपीटी तैयार करके देनी पड़ेगी अपने बॉस को, उसके बाद ही हम अपने जो है घर के फंक्शन को, इवेंट को अटेंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी कंपनी की इंटरेस्ट होनी चाहिए, नॉट द जनरल इंटरेस्ट। फर्स्ट शुड बी, सॉरी अपोजिट बोल दिया मैंने, फर्स्ट जनरल इंटरेस्ट आना चाहिए, उसके बाद इंडिविजुअल इंटरेस्ट आना चाहिए। प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट फर्स्ट, जिसको जनरल इंटरेस्ट भी कहते हैं। एग्जाम्पल से समझो, ये एम कंपनी है, दैट इज ये हैशटैग मुन्ना इस इंसान का नाम है और ये एम कंपनी है यहाँ पे इसकी, ठीक। अब इसमें क्या है कि ये जो इंसान है हैशटैग महेश, ठीक है, ये मुन्ना कंपनी का रिश्तेदार, मतलब ये जो मुन्ना है इसका, मतलब जो ये कंपनी का मालिक है, ये मालिक नहीं, एम्प्लॉय मान लो या मैनेजर मान लो, तो उस कंपनी का ये महेश जो है रिश्तेदार लगता है। और जो रमेश है ये मुन्ना कंपनी का एक पुराना कॉन्ट्रैक्टर है, राइट। तो अब पहले क्या था कि पहले महेश उस फील्ड में नहीं आया था, पहले से रमेश था, क्योंकि जो भी कॉन्ट्रैक्ट जो भी हो रहा था इस कंपनी का, जो भी इवेंट अगर ऑर्गेनाइज करना था एम कंपनी को, तो वो हमेशा रमेश को देते थे क्योंकि उसका काम अच्छा था। लेकिन अब क्या हो गया कि अब महेश पढ़ लिख के जो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डिग्री होती है वो लेकर वो आ गया, उसका रिश्तेदार अब मार्केट में आ गया है, उसका कॉम्पिटिटर। तो अब जो मुन्ना कंपनी में जो मुन्ना भाई काम करते हैं, तो वो अपने रिश्तेदार के प्रति ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं, ज़्यादा इंक्लाइन होंगे, ज़्यादा उनका झुकाव होगा कि अरे ये तो मेरा रिश्तेदार है, तो ज़्यादा हम लोग महेश को चुनेंगे और रमेश को उस टाइम पे छोड़ देंगे। तो ये प्रिंसिपल इसी चीज़ के खिलाफ है कि नहीं, जो हमें अपने रिश्तेदार, फैमिली, मतलब जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है कि अपनों या अपने आप का भला बाद में देखो, पहले ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में काम करो, उसके हित में, क्योंकि ये अभी अभी सीख कर आया है, ये तो पहले से ही मार्केट में पिछले 10 साल से हम इसी को अपना कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तो ये ज़्यादा रिलायबल हुआ ना मेरे लिए, मेरी कंपनी के लिए। तो हम अपने सहूलियत के हिसाब से कोई चीज़ ना करें, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट या इंटरेस्ट के हिसाब से कोई काम करें। अब अगर हम लोग इसका पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट जाने, तो पॉजिटिव क्या है कि गोल्स हमारे अचीव हो जाएंगे, अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करेंगे तो गोल अचीव हो जाएगा। और इससे क्या होगा, इंडिविजुअल्स के बीच में कोऑपरेशन भी रह पाएगा, कोऑर्डिनेशन अमंग और बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो एक इंडिविजुअल और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन भी रह पाएगा। ये बेनिफिट्स हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट। अब नेगेटिव वाले पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें, फर्म विल नॉट बी एबल टू अचीव इट्स गोल्स। अगर हम लोग जनरल इंटरेस्ट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा, नुकसान होगा ऑर्गेनाइजेशन का, हमारी कंपनी का। तो इससे क्या होगा कि हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। लास्ट इसका नेगेटिव पॉइंट है नो कोऑपरेशन अमंग इंडिविजुअल्स। तो जो बेनिफिट है उसका बस नेगेटिव क्या बनकर आ रहा है उसको लिखो। जैसे यहाँ पे गोल्स अचीव हो रहे हैं तो नेगेटिव क्या रहेगा, गोल अचीव नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन था, वहाँ पे कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। नेगेटिव में बस हम लोग को गलत चीज़ लिखनी है और बेनिफिट या पॉजिटिव में हमें अच्छी चीज़ लिखनी है, राइट। अब अगर हम लोग 7th वाला समझें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, दैट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ क्या होता है कि हमें फेयर और जस्ट रेम्यूनरेशन देना चाहिए अपने एम्प्लॉइज़ को, मतलब जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है उस हिसाब से हमें उन्हें उनकी सैलरी, उनको रेम्यूनरेशन देनी चाहिए। क्या लिखा है यहाँ पे, फेयर एंड रीजनेबल रेम्यूनरेशन। फेयर, उन्होंने जिस हिसाब से काम किया है या उनको जितना तय था स्टार्टिंग में, जितने सैलरी पे हमने उन्हें रखा था, तो उतनी सैलरी उनको काम होने के बाद प्रोवाइड करना। और अगर उन्होंने एक्स्ट्रा कोई काम किया है, एक्स्ट्रा आवर्स तक रुक के काम किया है, तो उस हिसाब से जो भी रीजनेबल और हम लोग उनको पैसा दे सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं, हमें वो करना चाहिए। अब इसमें क्या है, आर मतलब रेम्यूनरेशन है, डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, फाइनेंशियल पोजीशन, वेजेस पेड बाय द कॉम्पिटिटर्स। तो किसी भी कंपनी में ये बताइए कि आपको पता है कि कैसे रेम्यूनरेशन, किसी की सैलरी या वेजेस डिसाइड होते होंगे। कंपनी का जितना खर्चा है या उस कंपनी का जो भी कॉम्पिटिटर है वो अपने यहाँ के एम्प्लॉयज़ को कितना पैसा देता है, उस हिसाब से हम अपनी कंपनी में भी अपने एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को पैसा देंगे। फॉर एग्जांपल कि हम उसी काम को कराने के लिए अपने वर्कर को 10,000 रुपये दे रहे हैं और वहीं मेरा कॉम्पिटिटर 12,000 दे रहा है, तो ज़्यादा लोग, जब मेरे यहाँ के एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स को पता चलेगा तो वो लोग उस मेरे कॉम्पिटिटर के यहाँ चले जाएंगे कि वहाँ तो 2,000 हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो हम यहाँ पे क्यों काम करें। तो दैट इज़ वाई अपने जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनको देख के कि वो क्या सैलरी दे रहे हैं उसके हिसाब से हम भी सैलरी दें। हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है भाई, हमारी हैसियत है कि हम 12,000 ही दे सकते हैं तुमको, मतलब 10,000 दे सकते हैं, मिनिमम बहुत हो गया 12,000। अगर तुम 15,000 बोल दो और उतना तुम्हारा इनकम ही नहीं है, तुम उतना पैसा खुद नहीं कमा पा रहे हो, तो तुम क्या किसी को रखोगे। तो अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखते हुए किसी को जो है काम पे रखना चाहिए। और बेसिकली आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ये भी ध्यान में रखना।
और इक्विटेबल रेम्यूनरेशन अगर हम लोग देते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन देते हैं या उनके काम के हिसाब से हम अगर उनको देते हैं, या अगर वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा बढ़ा के उनको दे दिए 1000 उसी में, तो वो मोटिवेशन की तरह काम करता है एम्प्लॉयज़ के लिए। अब हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को समझें इसमें रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। तो कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता है। मैनेजमेंट बोलो या मैनेजर बोलो, बात एक ही हो रही है, ठीक है। मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में एक अच्छा संबंध बन रहा है, ठीक है, एक कॉर्डियल रिलेशनशिप बन रहा है। एम्प्लॉय जो है विश्वास करेगा अपने जो भी मैनेजर है उसके ऊपर, और जो है खुश भी होगा उस हिसाब से, अब और एफर्ट डाल के वो काम करेगा, जिससे क्या बढ़ेगी, एफिशिएंसी। हर चीज़ में क्या बढ़ेगी, एफिशिएंसी। तो सेकंड पॉइंट क्या है, इंक्रीज लेवल ऑफ मोटिवेशन अमंग द एम्प्लॉयज़। तो अगर हम लोग मान लो कि इस साल जो भी वर्कर काम कर रहा है, हम लोग ने उसको क्या दिया, हम लोग उसको 10,000 रखे, अगले साल से हमने उसकी सैलरी बढ़ा के वेज बढ़ा के 12,000 कर दिया, तो वो एक तरीके से उसके लिए मोटिवेशन का काम करेगा, राइट। अब लास्ट मतलब इसमें पॉजिटिव पॉइंट है स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वही है कि सैलरी बढ़ाओगे भाई, उसके काम को देखते हुए तो वो भी अपना काम जो है करने का तरीका और इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो डीमोटिवेट एम्प्लॉय करता है। अगर हम लोग रेम्यूनरेशन फेयर और रीजनेबल रेम्यूनरेशन नहीं देते हैं तो उससे क्या होता है, डीमोटिवेशन होता है, ठीक। बस जो भी यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे होंगे उसका नेगेटिव कर दो। दूसरा क्या है, लेबर की शॉर्टेज हो जाएगी। वही मैंने बोला कि अगर कॉम्पिटिटर ज़्यादा पैसा दे रहा है तुम्हारे कंपनी से, तो लोग जो भी लेबर्स या एम्प्लॉयज़ होंगे वो उस कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे। फिर पुअर रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट, यहाँ पे अच्छा रिलेशन था, वहाँ पे बेकार हो जाएगा। एडवर्स इफेक्ट ऑन एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा सैलरी दोगे या उन जो भी फेयर या रीजनेबल सैलरी भी अगर तुम उन्हें दे रहे हो, तो वो अच्छे तरीके से काम अपना इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। बट नहीं दे रहे हो तो क्या होगा, काम नहीं करेंगे ढंग से, कुछ गलती कर देंगे उसमें, तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। और स्ट्राइक्स या लॉकआउट कर दिए, लॉकडाउन नहीं बोला मैंने, लॉक आउट। जैसे जापान में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सो कि वहाँ पे वो लोग जो स्ट्राइक करने का तरीका होता है वो ये नहीं कि वो लोग काम करना बंद कर देते। जैसे इंडिया में क्या होता है कि अगर वर्कर्स को स्ट्राइक करना हो तो या प्रोटेस्ट करना हो तो वो बेसिकली काम करना ही बंद कर देंगे। लेकिन वहाँ पे वो लोग ब्लैक कलर का एक बैंडेज टाइप या बैज टाइप होता है, वो अपने हाथ में वो बांध लेते हैं ब्लैक कलर का कपड़ा, और फिर वो और ज़्यादा काम करते हैं। मान लो कि अगर उन्हें दिन भर में 6 घंटा काम करना होगा तो 8 से 10 घंटा काम करेंगे। ये जापान में स्ट्राइक या प्रोटेस्ट करने का तरीका होता है। तो मैंने इस वीडियो के लिए ये 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ही रखा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर बोरिंग हो जाएगी। बाकी के जो 7 और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक तुम लोग ये खत्म करो और नोट्स को पढ़ो, और यहाँ तक एनसीईआरटी भी की रीडिंग भी कर लेना, ठीक है, इतना रिवाइज करके रखना। और आई विल बी ट्राइंग टू कि जो इकोनॉमिक्स है और अकाउंटेंसी है, अभी मेरा जो मेन फोकस है कि हम बिजनेस स्टडीज़ ही के ऊपर ही फोकस करें, किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर। सो आई विल बी मोर फोकसिंग ऑन BST, एंड व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी आई एम नॉट सेइंग दैट आई विल नॉट बी टीचिंग यू ऑल, बट उतना डेप्थ में जाके हम नहीं बताएंगे। उसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हम लोग उसको कवर करेंगे, वो शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में होगा या शॉर्ट्स में भी हम करके डाल सकते हैं। तो आज तो नहीं, बट आई विल ट्राई 1-2 दिन में हम इकोनॉमिक्स या अकाउंटेंसी का भी कंटेंट तुम लोग को प्रोवाइड कर पाएँ। अभी फिलहाल लॉन्ग वीडियोस BST के सारे चैप्टर्स के हम प्रोवाइड करेंगे। और एक बात कंटेंट की, तो वो इकोनॉमिक्स हो, अकाउंटेंसी हो, इंग्लिश हो, और अगर फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि मैंने 11th-12th में फिजिकल एजुकेशन लिया था एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो अब उसकी भी कोशिश करेंगे कि अगर कोई फिजिकल एजुकेशन का भी बच्चा है तो एटलीस्ट हम कंटेंट प्रोवाइड कर सकें तुम लोग को, नोट्स वगैरह, या फिर जो है सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड कर सकें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। भाई बाकी लोग का भी तो फ़ायदा होना चाहिए, जैसे तुम अपने फ्रेंड हो तो अपने दूसरे क्लासमेट या फ्रेंड की हेल्प करने के लिए इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और भी वीडियोस आती रहेंगी ऐसे ही, और कुछ टाइम बाद कुछ सेल्फ हेल्प रिलेटेड चीज़ों के बारे में भी हम वीडियोस बनाएंगे। द थिंग इज़ दैट बस थोड़ा टाइम मिले तो वो सब हो जाएगा। सो आई होप यू लाइक दैट। सब्सक्राइब का बटन दबा देना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। कोई भी चीज़, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू। जय हिंद।